वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नई प्लेलिस्ट माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग। अब हमारे पास हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास काम किस तरीके से हो रहा होता है। अब हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स टॉप लेवल ली हो, मतलब इस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास समझ लें फ्लो डायग्राम, यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, ये मेन मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आईओ मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ को देख लें कि भाई पीसी का क्या मतलब है, प्रोग्राम काउंटर। आईआर का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एमएआर का क्या मतलब है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। आईओएआर इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। आईओबीआर इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये छोटी सी डायग्राम है, इतनी खास नहीं है, चाहे तो आप लोग देख लें वरना इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले बिगनिंग में हमारे पास जब भी इंस्ट्रक्शन साइकिल की बिगनिंग होती है तो प्रोसेसर हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा मेमोरी से। और किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर मैंने गलती से लिख दिया है, इधर आएगा प्रोग्राम काउंटर, वो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड नेक्स्ट। अब जो भी इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट फैच होने वाली होती है, प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन को, उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। अब होल्ड करने के बाद प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट करा देता है आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल। हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद खुद को इंक्रीमेंट करा देता है ताकि अगला जो भी इंस्ट्रक्शन फैच होना है वो सीक्वेंस में हो। इंक्रीमेंट कराएगा तो अगला इंस्ट्रक्शन अपने पास होल्ड कर देगा। अब द फेच्ड इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू अ रजिस्टर इन द प्रोसेसर नोन एज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जो इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है उसको हमारे पास जो लोड करता है रजिस्टर प्रोसेसर में, वो क्या कहलाता है, उस रजिस्टर का नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा उसको होल्ड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास छोटी सी फ्लो डायग्राम है जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर भी हमारे पास यही डायग्राम है जो मैंने सेम अपने भी नोट्स में बनाई हुई है। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल की। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल में हमारे पास क्या काम हो रहा होता है कि सबसे पहले प्रोसेसर मेमोरी क्या करती है, प्रोसेसर की मेमोरी डेटा को ट्रांसफ़र करेगी मेमोरी से प्रोसेसर में और प्रोसेसर से मेमोरी में, बस। उसके बाद प्रोसेसर इनपुट आउटपुट हमारे पास क्या करते हैं, डेटा में बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ पेरिफेरल डिवाइस बाय ट्रांसफरिंग बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र होगा प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जो भी डिवाइसेस हैं उनके दरमियान। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्रोसेसर परफॉर्म कराता है अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन किसी भी डेटा पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंट्रोल जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट काम करता है। कंट्रोल हमारे पास क्या करता है कि यहाँ पर देखें, आप लोग पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एन इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई दैट द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन मे बी ऑल्टर्ड। For example, the processor may fetch the instruction from location 149, which specifies that the next instruction be fetched from location 182. The processor will remember this fact by setting the program counter to location 182. Thus, on the next fetch cycle, the instruction will be fetched from location 182 rather than 150. इस पूरे पैराग्राफ में बात यही कही गई है कि अगर इंस्ट्रक्शन जो फैच हो रहा है लोकेशन 149 से हो रहा है और हम लोगों को अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो फैच कराना है लोकेशन 182 से, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट जब करता है, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करता है तो अगली लोकेशन वो 182 पर ले जाएगा, सेट कर देगा 182 पर, ताकि 149 पर जो हमारे पास काम हो रहा है उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोसेसर से लें वो हमारे पास 182 की हो। ये प्रोग्राम काउंटर के ज़रिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बात हो गई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर को बाइनरी बिट की फॉर्म में मिलेगा। अब किसी भी इंस्ट्रक्शन में हमें पास कितनी बिट्स होंगी, 0 से लेकर 15 तक। मैंने इधर भी बनाया हुआ है, इधर से दिखा दो।
किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास कितनी बिट होंगी, 0 से 15 तक। अब इन बिट्स में हमारे पास 0 से लेकर 3 तक जो भी बिट्स होंगी उनको हम लोग बोलते हैं ऑप कोड। ऑप कोड मतलब ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशनल कोड हमारे पास क्या बताता है कि भाई ऑपरेशन क्या करना है। ऑप कोड का मतलब है ऑपरेशनल कोड। ऑप कोड हमें बताएगा कि काम क्या करना है, और जो भी बिट्स होंगी 4 से लेकर 15 तक वो हमारे पास एड्रेस बता रही होंगी। ऑप कोड हमें बताएगा क्या ऑपरेशन करना है, एड्रेस हमें बताएगा कहाँ पर ये ऑपरेशन करना है। तो ऑप कोड हमारे पास 0 से 3 बिट्स जितने होंगे वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेशनल कोड को, और 4 से 15 बिट्स जो भी होंगे वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे एड्रेस को। और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास कहलाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यहाँ पर हमने डायग्राम इससे बनाई हुई है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसके बाद हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट को भी समझ लेते हैं। इंटीजर फॉर्मेट में हमारे पास बहुत सिंपल होता है, वही 0 से 15 बिट्स हैं। जो पहला बिट होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा नंबर का साइन, मतलब प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। और 1 से लेकर 15 तक जो बिट्स होंगे वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा कि मतलब नंबर हमारे पास कितना बड़ा है। यहाँ पर भी मैंने लिखा है ऑप कोड हमारे पास क्या करता है, ऑपरेशनल कोड 4 बिट्स 0 से 3, जो हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मूव करना है। और एड्रेस हमारे पास बताएगा दिस स्पेसिफाई द ऑपरेंड और द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। 12 बिट्स का होता है 4 से 15। इंटीजर फॉर्मेट की हम लोग बात कर रहे थे कि पहला बिट जो होगा ना वो हमारे पास बताएगा साइन क्या है। अगर साइन बिट बताएगा 0, 0 यूज टू इंडिकेट साइन ऑफ द नंबर। 0 होगा तो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव नंबर, और 1 होगा तो इंडिकेट करेगा माइनस, नेगेटिव नंबर। और मैग्नीट्यूड हमारे पास कौन से बिट्स 1 से लेकर 15 तक वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर के, इंटीजर कितना बड़ा है। अब हमारे पास यहाँ तक की हमने बात कर ली। अब प्रोग्राम काउंटर हमारे पास क्या करता है, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको होल्ड करता है। मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट उसको होल्ड करेगा। और एक्यूमुलेटर जो है टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, इसको नोट अच्छे से समझा देता हूँ कि इंटरनल सीपीयू के कितने रजिस्टर्स हैं हमारे पास, 3। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, पहला रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट फैच होना होता है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसको होल्ड करेगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, टेम्परेरी तौर पर होल्ड कर लेगा रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को। अब ये हमारे पास 3 जो होते हैं ये कहलाते हैं इंटरनल सीपीयू रजिस्टर्स। और यहाँ पर ये जो डायग्राम डी, मतलब डायग्राम नहीं है, यहाँ पर ये जो पार्शियल कोड्स हैं ये हमारे पास छोटी सी लिस्ट है जो ऑप कोड्स को डिफाइन कर रही है, ऑप कोड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। कि मतलब अगर 0001 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि लोड करो एक्यूमुलेटर को मेमोरी से, स्टोर करो एक्यूमुलेटर को मेमोरी में, ऐड करो एक्यूमुलेटर को मेमोरी से। तो ये हमारे पास ऑप कोड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। इनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि ऑपरेशन क्या करना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारे पास डिफरेंस है कुछ सी आई एस सी और आर आई एस सी आर्किटेक्चर के दरमियान। ये इतने खास नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कॉम्प्लेक्स होता है और ये थोड़ा सा रेडियस इंस्पेक्शन होता है। तो चाहें तो आप लोग पढ़ लें, चाहें तो इग्नोर कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास हम लोग बात करेंगे सिंपल सुपर स्केलर पाइपलाइन की। ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फैचिंग और डिस्पैचिंग करते हैं 2 इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम। अ मैक्सिमम ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल कैन बी कंप्लीटेड। हम लोग फैच करेंगे और डिस्पैच करेंगे 2 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम को, एट अ टाइम। और मैक्सिमम 2 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आई एफ का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन फैच। आई डी हमारे पास किसके बराबर है, इंस्ट्रक्शन डी कोड। ई एक्स का हमारे पास क्या मतलब है, एग्जीक्यूट। एम ई एम का मतलब है मेमोरी, मेमोरी एक्सेस। डब्ल्यू आई मतलब रजिस्टर राइट बैक। आई का मतलब हमारे पास इंस्ट्रक्शन। टी का मतलब हमारे पास क्या है, क्लॉक साइकिल। तो यह हमारे सिंपल सुपर स्केलर पाइपलाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि रीसेंट माइक्रो प्रोसेसर्स के आर्किटेक्चर्स हमारे पास गिवन है। अब इस हर आर्किटेक्चर को मतलब याद करने की या फिर हमारे पास लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। मतलब वी एल आई डब्ल्यू शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये, या चाहे तो याद कर लें, चाहे तो पढ़ लें, लिख लें।
वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, वर्ड एपिक, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, फिर एसएमटी साइमल्टेनियस, मल्टी रीडिंग, मल्टी कोर प्रोसेसर। उसके बाद हमारे पास ये सिंपल आर्किटेक्चर्स हैं, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी हमारे पास आर्किटेक्चर, रीजन प्रोसेसर, मतलब हर जो हमारे पास प्रोसेसर्स हैं उनको डिफ़ाइन करा हुआ है। आर्किटेक्चर भी हमारे पास बनाया हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आर्किटेक्चर फॉर रीजन माइक्रो प्रोसेसर्स। इसके बाद हम लोग बस इंटरकनेक्शन की बात करेंगे। अब बस इंटरकनेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें बस करती क्या है कि डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेंगे, इंस्ट्रक्शन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेंगे और एड्रेस को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेंगी। हमारे पास बस इंटरकनेक्शन कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखता है। उसके बाद वही डेटा बस क्या करती हैं, एड्रेस बस क्या करती हैं और कंट्रोल बस क्या करती हैं। तो ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। बहुत बच्चों को ये तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बचपन में सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। तो ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें, कोई मसले वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग लेक्चर 3 की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास हम लोगों ने बात कर ली थी यहाँ तक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ऑफ 8088 माइक्रो प्रोसेसर। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्या होती हैं कि इस तरीके से हमारे पास इसकी पिन कन्फिग्रेशन हम लोगों को गिवन होती है। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी घिच-पिच है, आप लोगों को समझ में हो सकता है नहीं आए कि कौन सी 8086 की है, कौन सी 8088 की पिन है। लेकिन जब मैं ईच वन ऑफ दिस पिन समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी 8088 की है और कौन सी 8086 की है। तो यहाँ पे चलते हैं, सेम वही डायग्राम हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले पिन कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं। ये वाली जो पिन्स हैं ये तो नाम पढ़ के ही समझ में आ रही हैं कि वीसीसी क्या है, ग्राउंड क्या है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है। तो वीसीसी हमारे पास वही सप्लाई वोल्टेज जो होता है, ये ग्राउंड वही ज़ीरो, मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास बताएगा। AD7 से AD0, AD7 से AD0 की जो भी पिन है हमारे पास, AD7 से AD0 ये हमारे पास क्या पिन्स हैं, एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस 8088 के लिए। मतलब हमारे पास एड्रेस या फिर डेटा बस एज एन एक्ट करेंगी किसमें, 8088 में। सेम गोज़ फॉर 8086, ये AD15 और AD0, मतलब AD15 से AD0 8086 के लिए एज एन एड्रेस या फिर डेटा बस एक्ट करेंगी। A15 से A8 डेडिकेटेड एड्रेस बस होती हैं ये हमारे पास। मतलब हमारे पास सारी ये पूरी हमारे पास सिर्फ एड्रेस बस के लिए ही यूज़ होंगी 8088 में। A19 से लेकर A16 या फिर S6 से लेकर S3 ये हमारे पास एड्रेस या फिर स्टेटस मल्टीप्लेक्स बस होती हैं 8088 के लिए या फिर 8086 के लिए। एड्रेस लैच इनेबल, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एड्रेस लैच इनेबल ALE 8088 या फिर 8086। DEN का क्या मतलब है, डेटा बफर इनेबल। 8088 8086 दोनों में मौजूद है। DTR डेटा ट्रांसमिट और रिसीव 8088 या फिर 8086 दोनों में होती हैं। क्लॉक अराउंड 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक इनपुट ऑफ 33% ड्यूटी साइकिल। if t clock is equals to 5 megahertz then t clock is equals to सॉरी f clock मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक अगर 5 मेगाहर्ट्ज के बराबर है तो t clock हमारे पास किसके बराबर होगा, 200 नैनो सेकेंड के लिए। अब हम लोग क्लॉक में हमारे पास देखें, माइक्रो प्रोसेसर में तो होती है क्लॉक के टाइम हमारे पास मेजर कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पिन जो हमारे हम लोग बात करेंगे वो होगी रीसेट की पिन की। रीसेट की पिन हमारे पास क्या करती है कि देखें, माइक्रो प्रोसेसर की रीसेट की पिन को अगर लॉजिक 1 मतलब ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट पर है, पर एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक पर होल्ड किया जाए, मतलब रीसेट की पिन पर वन लॉजिक 1 है लेकिन 4 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक तक 1 ही रहा, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि ख़ुद को रीसेट करता है, मतलब इनिशियल स्टेट पर ले जाएगा, अपने आप को रीसेट कर देगा। प्रोसेसर के रीसेट होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस से कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और वो स्पेसिफिक एड्रेस कहाँ है, कौन सा होता है, FFF0H। इस एड्रेस को हम लोग रीसेट एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस भी कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन फैच हमारे पास ज़ीरो हो जाता है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ज़ीरो हो गया है, मतलब रीसेट हो गया है, तो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन फैच जो है वो ज़ीरो हो जाता है।
रेडी की पिन क्या करती है? रेडी की पिन क्या करती है कि प्रोसेसर को हेल्प करती है ये पता लगाने में कि एक्सटर्नल डिवाइसेस जिससे माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाह रहा है किसी भी ऑपरेशन के सिलसिले में, क्या वो रेडी हैं या नहीं है। अगर वन आ जाता है इस पिन पर तो प्रोसेसर क्या करता है कि अपनी फुल स्पीड पर विदाउट किसी भी डिले के वर्क करता है। मतलब अगर रेडी वन है तो अगली डिवाइस जो भी माइक्रो प्रोसेसर को ज़रूरत है यूज़ करने के लिए वो रेडी है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो आ जाता है तो अगली डिवाइस जो है वो रेडी नहीं है। और अगली डिवाइस जब रेडी नहीं होती तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि बस साइकिल में टी डब्ल्यू की स्टेट। अब टी डब्ल्यू क्या होता है? टी डब्ल्यू मतलब टी वेट स्टेट बोलते हैं टी डब्ल्यू को। बस साइकिल हमारे पास क्या होता है? 4 टी क्लॉक के बराबर होता है, मैंने इधर बनाया हुआ है 4 टी क्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बस साइकिल है। इसमें हमारे पास टी डब्ल्यू बीच में कहीं टी डब्ल्यू की स्टेट को ऐड करा देता है ताकि जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसको थोड़ा, जो स्लोअर डिवाइसेस होती हैं उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो अगर ज़ीरो होगा तो टी डब्ल्यू ऐड कराएगा और डिवाइसेस को टाइम देगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर रेडी वन होगा तो बस साइकिल में T1 T2 T3 T4 तो ऐड टी डब्ल्यू ऐड नहीं होगा, और अगर रेडी ज़ीरो होगा तो टी डब्ल्यू ऐड होगा। अब टेस्ट बार में वेट इंस्ट्रक्शन इस पिन को चेक करेगा। अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन आए कि भाई आपने वेट करना है, तो वेट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? टेस्ट की पिन को चेक करेगा। टेस्ट की पिन अगर ज़ीरो है मतलब एक्टिव है। क्यों ज़ीरो पर एक्टिव? क्योंकि टेस्ट पर बार है, तो ज़ीरो है तो एक्टिव, वन है तो इनएक्टिव। तो ज़ीरो है तो एक्टिव है। एक्टिव अगर होगा तो वेट इंस्ट्रक्शन एनओपी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चला जाएगा। लेकिन अगर वन हुआ तो मीन इनएक्टिव बार है, तो वेट इंस्ट्रक्शन खुद को एग्जीक्यूट करेगा, वेट करेगा टेस्ट की पिन को ज़ीरो होने पर। आर टी बार का क्या मतलब है कि भाई जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो प्रोसेसर इस पिन को ज़ीरो एक्टिव कर देता है, ज़ीरो मतलब एक्टिव कर देता है, और नहीं होता तो वन कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। डब्ल्यू आर राइट का ऑपरेशन है तो ज़ीरो करके एक्टिव कर देगा। आई ओ एम बार रीड और राइट के लिए, या इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करेगा, या मेमोरी फॉर 8088। अगर ज़ीरो है तो एम मतलब एम पर बार है तो ज़ीरो मतलब एम एक्टिव है तो मेमोरी सेलेक्ट होगी, अगर वन है तो इनपुट आउटपुट सेलेक्ट होगा। इसीलिए सेम यहाँ पर एम आई ओ बार ये 8086 में, अगर ज़ीरो होगा तो इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करेगा, अगर वन होगा तो एम को सेलेक्ट करेगा। मिनिमम मैक्सिमम में हमारे पास क्या है? सेलेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑपरेशन फॉर 8088 या फिर 8086। अगर ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम मोड को सेलेक्ट करेगा, अगर वन होगा तो मिनिमम मोड को सेलेक्ट करेगा। अब इंटरप्ट की पिन हमारे पास क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट, इसको बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट। ये इनेबल और डिसेबल होती है इंटरप्ट फ्लैग के लॉजिक लेवल को देखकर। अगर इंटरप्ट फ्लैग पे वन हुआ ना तो इंटरप्ट की फ्लैग पर भी वन होगा। मतलब अगर किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कोई इंटरप्शन आती है कि अगर एडिशन का ऑपरेशन चल रहा है, बीच में किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस ने इंटरप्शन कर दी, मतलब इंटर फ्लैग को वन कर दिया, बोला कि भाई एडिशन से ज़्यादा ज़रूरी सब्ट्रैक्शन करना है अभी, तो वो इंटर फ्लैग को वन कर देगा, और इंटर फ्लैग को वन कर देगा तो इंटरप्ट की पिन पर भी ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। मतलब एक्सटर्नल डिवाइस से इंटरप्शन आई है किसी दूसरे मोर इंपॉर्टेंट काम के करने की, अगर इफ़ ज़ीरो है मतलब इंटरप्ट फ्लैग ज़ीरो है तो आई एन टी आर भी ज़ीरो, मतलब नो ऑपरेशन। अब इसके बाद जो पिन है वो और ईजी है कि इंटरप्ट एक्नॉलेज्ड। मतलब अगर इंटरप्ट पर वन आएगा तो इस पर भी वन आ जाएगा, ये एक्नॉलेज करेगा, सॉरी इस पर ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो होके एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई इंटरप्शन मौजूद है। इंटरप्ट एक्नॉलेज जब आई एन टी आर पिन के थ्रू इंटरप्शन रिक्वेस्ट आएगी तो आई एन टी ए बार की पिन पर ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो होकर उसको एक्नॉलेज करेगा, और इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं होगी तो आई एन टी ए इज इक्वल्स टू वन होगा। इस अब बात करेंगे एन एम आई हमारे पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट इनपुट। ये हमारे पास ऐसा इंटरप्शन है, मतलब ये इंटरप्ट इंडिपेंडेंट है। अगर एन एम आई पर वन है तो प्रोसेसर को लाजमी करंट ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा, भले से इंटरप्ट फ्लैग पर ज़ीरो भी हो। इसमें तो हमारे पास चेक करना पड़ता था ना कि इंटरप्ट फ्लैग हमारे पास वन होता था तो ही इंटरप्ट की पिन पर वन आता था और इंटरप्शन को एक्नॉलेज किया जाता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर एन एम आई पर वन आ गया ना तो इंटरप्ट करंट ऑपरेशन आपको रोकना है, और जो जहाँ से भी इंटरप्शन आ रही है पहले उसको सॉल्व करना है। तो इस पे कोई इसलिए ये इंडिपेंडेंट है आई एफ के, मतलब इंटरफ्लैग के। इंटरफ्लैग पे ज़ीरो भी हो तब भी, और एन एम आई अगर ज़ीरो मीन्स नो इंटरप्शन, एन एम आई वन होगा तो प्रोसेसर पहले इंटरप्ट वेक्टर टू में मौजूद कोड को हैंडल करेगा। इंटरप्ट वेक्टर टू में वो कोड मौजूद होता है जिसकी वजह से इंटरप्शन आ रही होती है।
अब होल्ड, अगर 0 है तो नो डीएमए रिक्वेस्ट, अगर 1 है तो डीएमए रिक्वेस्ट है। यहाँ पर 1 आएगा, मैंने नहीं लिखा हुआ। 1 है तो डीएमए रिक्वेस्ट है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से। अब डीएमए रिक्वेस्ट समझा देता हूँ। डीएमए रिक्वेस्ट क्या चीज़ है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऐसा मेथड होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलाउ करता है रीड और राइट करना कि सिस्टम की मेमोरी में बगैर प्रोसेसर को इन्वॉल्व करे। ये होता है हमारे पास डीएमए रिक्वेस्ट। अब एच एल डी ए होल्ड एक्नॉलेज, अगर डीएमए रिक्वेस्ट आएगी तो ये हमारे पास 1 होके एक्नॉलेज कर देगा कि भाई डीएमए रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, नो डीएमए रिक्वेस्ट एक्नॉलेज। एस एस ओ बार स्टेटस सिग्नल आउटपुट आई ओ स्लैश एम बार और डी टी आर बार के साथ यूज़ होता है, जो 8086 8088 की करंट स्टेट बस साइकिल को बता दे। कुछ नहीं, बस ये पिन हमारे पास क्या है, करंट स्टेट या बस साइकिल को बता देगी कि भाई कौन सा चल रहा है, क्या करंट स्टेट है। इसके बाद बी एच ई बार और एस सेवन की पिन, बस हाई इनेबल स्टेटस 7। ये सिर्फ बताता है कि ए डी 15 या ए डी 15 से ए डी 8 यूज़ हो रही है या नहीं। अगर 0 है तो डेटा टू बी इनपुट और आउटपुट यूजिंग ए डी 15 ए डी 8। अगर 0 है तो हाँ भाई यूज़ हो रही है, अगर 1 है तो नो नहीं भाई, ए डी 15 से ए डी 8 यूज़ नहीं हो रही। अब बात करते हैं हमारे पास, ये तो हम लोग ने पिन कन्फिग्रेशन पूरी समझ ली। इसके बाद मैंने ये भी आपको समझा दिया, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी पिन्स की कन्फिग्रेशन बताएंगे, कौन सी पिन कैसे काम करती है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिमम मोड पिन्स की। मिनिमम मोड पिन्स में हमारे पास क्या है कि आईओ एम बार, अगर 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन है। मतलब इन 3 पिन्स में जो भी नंबर आएंगे उनको देखकर हम लोग बताएंगे कि भाई ऑपरेशन क्या करना है। आई ओ स्लैश एम बार, अगर 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन, अगर 1 है तो इनपुट ऑपरेशन। अगर 0 है, ये होता है डेटा ट्रांसमिट और रिसीव। डेटा रिसीव है तो रीड का ऑपरेशन, डेटा ट्रांसमिट है तो राइट का ऑपरेशन। अगर 0 है तो रिसीव, तो मतलब रीड का ऑपरेशन। 1 है तो डेटा ट्रांसमिट मतलब राइट का ऑपरेशन है। ऐसे सो ये वेरी करता है कि इन दोनों पे क्या है, ये वाला बिट जो है वेरी करेगा जो इन दोनों पर। लेकिन ये जो पिन है ये डिटरमाइन करती है स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक फैच, रीड, राइट और स्पेशल स्टेट्स लाइक इंटरप्ट एंड हॉल्ट। तो देखिए तीनों पे 0 तो ऑपकोड हमारे पास क्या है कि फैच करेगा। 001 मेमोरी रीड कैसे आया, 0 मतलब मेमोरी ऑपरेशन है, यहाँ पर 0 है तो हमारे पास क्या कौन सा है, इनेबल रीड इनेबल है, मतलब आर एक्टिव है तो मतलब मेमोरी रीड। अब 010 मतलब 0 है तो मेमोरी रीड, 1 है तो डेटा ट्रांसफर मतलब मेमोरी राइट, मेमोरी राइट आ गई। इसी तरीके से ये सब ऐसे तरीके से हमारे पास आए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे S6 से S3 की पिन जो होती हैं 8088 में, S7 से S3 होती हैं हमारे पास 8086। S5 पर हमारे पास क्या होता है, वही लॉजिक लेवल होता है जो इंटर फ्लैग पर होता है। S6 हमेशा 0 रहता है, S7 हमेशा 1 रहता है। और ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, S4 S3 के कोड को देखकर ये फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं। अगर 0 हुआ तो एक्स्ट्रा सेगमेंट चाहिए, 01 हुआ तो स्टैक सेगमेंट चाहिए, 10 हुआ तो कोड और नो सेगमेंट चाहिए, 11 हुआ तो डेटा सेगमेंट चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जाती है ख़त्म। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।